बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 मार्च की रात है। पीटीआई ने एक तवील अरसे के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए एक बार फिर एहतजाजी सियासत की जानिब बढ़ने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि बातचीत या मुज़ाकरात का जो माहौल वो बनाना चाहते थे उससे उनको कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे। इसलिए इमरान खान की रिहाई के लिए वो जो एक रिहाई फोर्स या इमरान खान रिहाई अमन तहरीक का उन्होंने ऐलान किया था, उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ कर दिया गया है। तो सूबाई सेक्रेटेरिएट पेशावर में क्या माहौल था, कौन कौन वहाँ पर पहुँचा, काफ़िले भी आज मुख्तलिफ़ जगहों से रवाना हुए, तो लीडरशिप में से कौन था और कौन नहीं पहुँचा, इसका भी पूरा खुलासा करते हैं। और फिर इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले वकील के साथ आज अदयाला जेल के बाहर क्या हुआ, ये पूरी दास्तान उन्होंने खुद बताई है। तो खालिद यूसुफ एडवोकेट का आज का जो मंजरनामा था अदयाला जेल के बाहर का, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर हुकूमत वुज़रा के बाद आज ताजरों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे टीवी चैनल्स के ऊपर बराह रास्त दिखाया गया। उसका मरकज़ और महवर क्या था वो भी आप जान सकेंगे। और आखिर में शामिल करेंगे इकोनॉमिस्ट का आज का कवर पेज, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और मिडल ईस्ट की सारी सूरत हाल को एक ही तस्वीर में बयान कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आज की इमरान खान रिहाई अमन तहरीक के हवाले से, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उस हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत टाइम से ये कोशिश में थी कि हुकूमत के साथ बातचीत या मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सके, उन्हें सड़कों के ऊपर ना आना पड़े, क्योंकि ये एक मुश्किल ऑप्शन है। ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से उन्हें लगता है कि सड़कों के ऊपर आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी या लोगों को कायल करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उन मुज़ाकरात से, उन बातचीत की कोशिशों से भी कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं निकल सका। इसलिए एक बार फिर से एहतजाजी तहरीक की जानिब इन्हें वापस जाना पड़ा। आज इमरान खान रिहाई अमन तहरीक के हवाले से रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जिसमें नौजवानों से और कारकुनान समेत तमाम पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि वो उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारी इस तहरीक का हिस्सा बने। आज मैं देख रहा था कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद थी, ख़ासतौर पे बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल, इवन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। वो तो चूँकि उन्होंने पूरी इस कैंपेन को लॉन्च किया है, वो इसका एक तरह से क्या कहते हैं होस्ट कर रहे थे इस पूरे इवेंट को, तो वो तो वहाँ पर मौजूद ही थे और पार्टी की क़यादत भी थी। तो हम देख रहे थे कि ये सारे जो MPAs MNAs हैं ये पहुँचे और बल्कि अपने अपनी फैमिलीज़ के लोगों को भी लेके गए और इसके लिए ख़ास एहतमाम भी किया गया। मुख्तलिफ़ जगहों से काफ़िले भी निकले। तो जो सूबाई सेक्रेटेरिएट था वहाँ पर एक जलसे जैसा माहौल नज़र आया कि एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हुए नज़र आए। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर आपकी कुछ तफसीलात हैं और वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो इब्तदाई टारगेट सेट किया गया है सुहेल अफरीदी की जानिब से, वो है 1 लाख मेंबर्स का। अब पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें लाखों लोग इसमें मौजूद हैं जो मेंबर्स की शक्ल में मौजूद हैं और वैसे करोड़ों वोटर्स इनके हैं। तो 1 लाख का फिगर अचीव करना फौरी तौर पे ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी बताया जा रहा था कि एक डैशबोर्ड जो है वो भी हम बराह रास्त उसे दिखाएंगे लोगों को, ताकि पता चल सके कि कितने मेंबर्स इसमें शामिल हो चुके हैं। और जहां बात हो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 लाख मेंबर्स मुकम्मल होने पर उनकी फ़ौरन हलफ बर्दारी की तकरीब इन्होंने करनी है। तो जैसा पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड पहले रहा है, तो मुझे लगता है कि विदिन 7 डेज़ इनको ये कर लेना चाहिए या इस टारगेट तक ये पहुँच जाएंगे आसानी से। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर वो इंडिकेट करेगा कि शायद लोग मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है या इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी देखते हैं कि 6-7 दिनों में और क्या मंजरनामा नज़र आता है। पार्टी के अंदर कुछ लोग इस तरीक़ाकार से इख्तलाफ करते दिखाई दिए, ख़ासतौर पे वो लोग भी जो एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरीक़ाकार से इख्तलाफ करते दिखाई दिए कि हमें इसकी बजाय अमली तौर पे कुछ करना होगा, ये सारा वक्त गुजारी के लिए या ये टाइम गेन करने के लिए, क्योंकि जब तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा तब तक मौसम में थोड़ी गर्मी आ जाएगी और इतने गर्म मौसम में एहतजाज नहीं हो सकेगा। तो ये प्रॉपर टाइम था। पहले कहा जा रहा था सर्दी है, जो नॉर्मल टाइम आया तो वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गुजर गया और फिर आगे गर्मी आ जाएगी तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसी राय भी रखते हैं। अच्छा, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है, मैं वो देख रहा था, शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन वो एलिमेंट थोड़ा मिसिंग नज़र आया, क्योंकि जिनको इमरान खान की जानिब से टास्क दिया गया था मुज़ाकरात, एहतजाज या जो कुछ, तो महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो कुछ दिनों से हमें मंजर आम पे उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए जैसे वो पिछले कुछ अरसे में हमें नज़र आए हैं। तो सुहेल अफरीदी ने उनसे पिछले कुछ दिनों में मुलाकातें भी की हैं। रमज़ान के दिनों में वो मुसलसल उनके पास जाते रहे हैं
और उनसे मुशावरत करते रहें, तो हो सकता है ये सारा कुछ जो कुछ भी प्लान किया जा रहा है इसमें उनकी रजामंदी शामिल हो। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, उसमें भी मेरा ख्याल सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारी प्लानिंग है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये सारा जो रिहाई अमन तहरीक का मामला है, ये विफाकी आइनी अदालत भी जा चुका। एक दिन पहले इस केस की समाअत हुई है और वहाँ पर जब जज साहब के सामने ये रखा गया कि देखें ये कोई फोर्स बनाने लगे हैं या ये सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं और किसी वज़ीर आला के सियासी बयान के ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन है तो आप हमें दिखाएं, कोई चीज़ ऐसी दिखाएं जिसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई बनती है तो हम करें। तो केस की समाअत फ़िलहाल मुलतवी हुई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विफाकी आइनी अदालत का भी एक पैरेलल सीन रहेगा कि वहाँ से कोई ना कोई फ़ैसला या कोई चीज़ ऐसे आ सकती है जिसकी तवक्को ना की जा सकती हो। खैर देखते हैं क्या होता है। अब आगे आ जाइए, इमरान खान के एक वकील हैं खालिद यूसुफ एडवोकेट, वो आज गए अडयाला जेल। वजह ये थी कि इमरान खान को जो तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी लेटेस्ट जो फ़ैसला आया था कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे और उसके नतीजे में ये फ़ैसला होगा कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। उस फ़ैसले को पीटीआई चैलेंज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और उनसे कहा जाए कि देखें अदालत इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म नहीं दे रही और बराह रास्त चीफ कमिश्नर को ये कह दिया गया है कि जनाब वो फैसला करें जो कि वज़ीर दाखिला के मातहत है, हुकूमत के मातहत है, तो वो ऐसा क्या फ़ैसला करेंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए या हुकूमत ना चाहती हो, तो इसलिए अदालत ऑर्डर करे। अब इस सिलसिले में उन्हें चाहिए एक वकालतनामा, इमरान खान का दस्तखतशुदा ताज़ा वकालतनामा, और वो आज गए अडयाला जेल और पहले उन्हें कहा गया कि इंतज़ार करें, फिर उन्हें गेट के पास बुला लिया गया को 2-2.5 घंटे तक वो इंतज़ार करते रहे और फिर उन्हें वकालतनामा दस्तखत करवाने की इजाज़त नहीं मिल सकी और फिर उन्हें वापस आना पड़ा, जिस पर उन्होंने एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया। तो इमरान खान का वकालतनामा दस्तखत कराने के लिए आजकल इतने जतन करने पड़ रहे हैं, इतने जतन करने पर ये एक बेसिक पहला स्टेप है कोई भी केस दायर करने के लिए या कुछ भी आगे करने के लिए कि आपके मौक्कल का वकालतनामा आपके पास हो। जो बेसिक स्टेप है ना, सिर्फ वहाँ पे इतनी बड़ी रुकावट है कि उनके वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे और ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा गया, मुतअद्दिद और जजेस के सामने रखा गया। उनको ये बताया गया कि इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे, हमारे केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। तो अब तो वो मामला बहुत पीछे रह गया ना, वो जो था कि हमारा केस अदालतों में नहीं फिक्स हो रहा, समाअत नहीं फिक्स हो रही। समाअत फिक्स होना तो अब बहुत आगे की चीज़ एक रहेगी ना, अभी तो इनिशियल स्टेप पे वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे। तो वकील आज वहाँ पे बड़े मायूस दिखाई दिए और वो शिकवा करते रहे कि जेल इंतज़ामिया जो है वो अलाउ नहीं कर रही। बहरहाल देखते हैं कि वो शायद फिर वापस आएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इनसे कहें कि ये हमें जो इजाज़तनामा है वो लेके दें। अब आगे आ जाइए, आज ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको याद है कल हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये इल्ज़ाम आयद किया था कासिम खान पर, इमरान खान के बेटे पर, कि वो GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। आज ताजरों ने भी ऑलमोस्ट वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ चेहरे बदले हुए थे, बाकी नैरेटिव बयानिया सारा कुछ इल्ज़ामात की नौयत तकरीबन वही थी कि जनाब कोशिश ये की जा रही है कि GSP प्लस स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ लोगों के अपने व्लॉग के नीचे, तो बल्कि मैं अभी ये सिलसिला भी शुरू करने वाला हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले किया करूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग पार्टिसिपेट करें ताकि हम उनको, मैंने एडिटर से भी कहा है कि कुछ कॉमेंट्स जो है वो हम शामिल किया करेंगे, तो लेट्स से आने वाले दिनों में हम शामिल करें। तो किसी साहब ने कॉमेंट किया हुआ था कि क्या कासिम खान के कहने पर GSP प्लस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? क्या इतना ही नाजुक मामला है कि सिर्फ कासिम खान ने कहा और GSP प्लस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? पहली बात तो उन्होंने कहा ही नहीं, ये तो बात ही गलत कोट की जा रही है ना कि उन्होंने ये मुतालबा किया। और दूसरी बात ये कि ये वन साइडेड नहीं है ना, जिन चीज़ों की जिम्मेदारी आपने ली है GSP प्लस स्टेटस को बहाल रखने के हवाले से, और अगर कहीं पे मुखालिफ फ़रीक को या मुतासरा फ़रीक को ये लगता है कि वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो रही, तो वो इस चीज़ का इजहार तो किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकता है ना कि देखें आप बाइंडिंग है इन चीज़ों को मानने के, इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करने के। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये ख़त्म कर दिया जाए, वो सिंपल कह रहे हैं कि जिन कंडीशंस पर दिया गया था उन कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद किया जाए या उनको कंप्लाइंस कर दिया जाए, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। मैंने बल्कि जुल्फ़ी बुखारी की जो तकरीर थी वो सुनी। जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी तकरीर में कहा कि ये GSP प्लस स्टेटस जो है हम पाकिस्तानियों के लिए कितना ज़रूरी है मैं बाकियों से बेहतर जानता हूँ, और साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं इसको फुली इंडोर्स करता हूँ। इस स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए, लेकिन जो चेक एंड बैलेंस है उसको भी देखा जाना चाहिए कि उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। The GSP plus status means a lot to my people. I know it better than most, and I fully endorse it. But what I do say is that the checks and balances must take place.
तो क्या ये सिर्फ एक ही फरीक की जिम्मेदारी है कि उनकी वजह से कहीं ये ख़तरे में ना पड़ जाए, या कहीं दूसरे फरीक की भी जिम्मेदारी है कि जिन चीज़ों की कंप्लाइंस उस फरीक को करनी है वो भी उसको यकीनी बनाए? तो दोनों साइड से है ना, एक तरफ से तो नहीं हो सकता। तो इस तरह ये सारी चीज़ें खैर आगे बढ़ रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात करते हैं। आज थोड़ी देर बाद या जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब भी करने जा रहे हैं सारी सूरत हाल पे, पेट्रोलियम प्राइसेस और बाकी जो सालसी की कोशिशें हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ जो है वो एड्रेस की जा रही है और कौम को बतानी चाहिए वक्तन फ़वक्तन। ऐसा नहीं है कि फ़ैसले हो रहे हैं और कौम को कुछ पता ही नहीं है, ये चीज़ जारी रहनी चाहिए। खैर मिडल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ऑब्ज़र्व की जा रही है, ये पहले मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये बहुत डाउन लग रही है, काफ़ी दिनों से ऐसा देखने में आ रहा था। लेकिन फिर इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको रिपोर्ट कर रही हैं कि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसी भी सूरत ये नहीं दिखा रही या बता रही कि ये जंग जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का इजहार नज़र आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। सिर्फ वही नहीं, साथ बैठे हुए लोग जो हैं वो भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। और ये खाली एक पिक्चर नहीं है, इस तरह की और वीडियोज़ भी हैं जिनमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा अपसेट जैसी सिचुएशन उन्हें फील करना पड़ रही है। और वो सरप्राइज़ भी हैं, शॉक भी हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने ईरान को बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन जब ईरान ने इत्तेहादी ममालिक के ऊपर जिस तरह से हमले करने शुरू कर दिए मिडल ईस्ट पे, वो हमारे लिए सरप्राइजिंग था। वो कह रहे हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान ये करेगा। तो जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ईरान ने वो कर दिखाया, उसके बाद परेशानी तो बनती है। और फिर ईरान ने जिस तरह से उन्हें चोक कर दिया, सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को जिस तरह से चोक किया, ये आप द इकोनॉमिस्ट का एक कवर पेज है, आप इसको ज़रा देखिए। ये बता रहा है कि किस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ज़रिए पूरी दुनिया को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। कहाँ से जकड़ा हुआ है चलिए उसको छोड़ दें, लेकिन बहुत बुरी तरह से पकड़ा है और कोई इससे छुड़ा नहीं पा रहा। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जो ऑयल टैंकर गुजरने की कोशिश करते हैं उनको वो तबाह कर देते हैं और बहुत बुरी तरह से तबाह करते हैं। तो वो ये यहाँ से जंग जो है पूरी चलने के बाद हम उस जगह पर आके पहुँच गए हैं जहाँ पर जंग शुरू होने से पहले अच्छे हालात में थे, मतलब गुजर रहे थे तेल के टैंकर, कोई परेशानी नहीं थी। अब इतना पैसा फूंकने के बाद, इतनी तबाही के बाद हम उससे वर्स्ट पोजीशन पे हैं। आज जो हाई ऑक्टेन प्राइस है ऑयल की, वो कोई 600 रुपये से ऊपर है, 609 रुपये फ़ी लीटर है। तो जिन लोगों ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाना है वो डलवा ही नहीं रहे। पेट्रोल पंप वाले बेचारे रख के बैठे। पहले तो 10 रुपये का फ़र्क होता था हाई ऑक्टेन में और नॉर्मल पेट्रोल में, तो चलो डलवा लेते थे लोग। अब तो वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। इवन अभी मैं ख़बरें सुन रहा हूँ, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने अपने जो एनर्जी के रिपोर्टर हैं उनसे चेक किया, उन्होंने इसकी किसी हद तक तस्दीक की है। जो अरामको कंपनी है, ऑयल कंपनी, उन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान में अपने कुछ पेट्रोल पंप से इस्टेब्लिश किए हैं। वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रही है, यानी खुद से, हुकूमती सब्सिडी नहीं, खुद से वो कह रहे हैं कि, और अच्छी खासी उसको कम कीमत पर वो लेके आ गए हैं कि कम से कम उनका स्टॉक जो है वो बिके तो सही। तो ये सारा क्रॉस द कंट्री जो पेट्रोल पंप्स है, पता नहीं उनके ऊपर आएगा या नहीं, लेकिन हमारे एनर्जी रिपोर्टर बता रहे हैं कि चंद एक पेट्रोल पंप्स के ऊपर उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि शायद 200 रुपये या 150 रुपये के लगभग जो वो पेट्रोल की प्राइस हाई ऑक्टेन पे सिर्फ कम करके दे रहे हैं, सो उनका स्टॉक बिके और लोग इसको डलवा सके। 600 रुपये पे तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर रहे। और देखते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में जो खिताब करने जा रहे हैं उसमें से क्या निकलता है। ईरान पेट्रोल नहीं गुजरने दे रहा। जो चीनी शिप्स है, इवन चीनी शिप्स जो हैं उनको भी आज वापस कर दिया गया। 2 चाइना की शिप्स, उनको वापस भेज दिया गया, तबाह नहीं किया गया लेकिन वार्निंग देके उनको वापस भेज दिया गया। तो अगर ईरान चीनी शिप्स को भी गुजरने नहीं दे रहा तो फिर तो बाकी तो और मामला क्या ही बात बंदा करे। खैर प्राइम मिनिस्टर अभी खिताब करेंगे तो नेक्स्ट व्लॉग उसके ऊपर करेंगे और ईरान की कुछ और सूरत हाल जो लेटेस्ट मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।